हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की बहुत बड़ी शाखा वैद्युतिकी का। वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग आवेशों के गुणों एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वैद्युतिकी को आसान एवं सरल बनाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे एक एक करके। वैद्युतिकी का दो भागों में विभाजित किया गया है ताकि हम लोग सुगमता से इसका अध्ययन कर सकें। फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, और सेकेंड है गतिक वैद्युतिकी। ओके, वैद्युतिकी को आसान एवं सरल बनाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा है गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग विरामावस्था में स्थित आवेशों के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं, जबकि गतिक वैद्युतिकी में हम लोग गतिशील आवेशों के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युतिकी का, और स्थिर वैद्युतिकी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे गतिक वैद्युतिकी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को फिर से आसान और सरल बनाने के लिए इसे भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 चैप्टर्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे गाउस का प्रमेय। चैप्टर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत विभव एवं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और चैप्टर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे धारिता। स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग आसान एवं सरल बनाने के लिए 4 पार्ट में इसकी डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, सेकेंड चैप्टर है गाउस का प्रमेय, थर्ड चैप्टर है वैद्युत विभव एवं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और फोर्थ चैप्टर है धारिता। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से। इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सारे चैप्टर्स का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्योंकि वैद्युतिकी का जो पूरा पार्ट है वह आवेश से संबंधित है, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखिए वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मूल भौतिक गुण है। ठीक है, ये पदार्थों का मूल भौतिक गुण है। मूल भौतिक गुण यानी कि यह पहले से ही पदार्थों के अंदर विद्यमान होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो वैद्युत आवेश है किसी भी पदार्थ का मूल भौतिक गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है
और यह बाह्य वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये पदार्थ का मूल भौतिक गुण है और पदार्थों में पहले से ही विद्यमान होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें से पहला है वैद्युत आवेश मूल भौतिक गुण है। मूल भौतिक गुण है। दूसरा है वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। जिसे हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड पॉइंट है वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? कूलाम है। इसे हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति मात्रक या ईएसयू मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ईएसयू। ईएसयू जो मात्रक है वो क्या है? स्टैट कूलाम है। जिसे हम लोग फ्रैंकलिन कहते हैं। फ्रैंकलिन। अब देखिए, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वैद्युत आवेश का या ईएसयू जो मात्रक है वो क्या है? स्टैट कूलाम है। और स्टैट कूलाम को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो रोक करके आप स्टॉप करके इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। इन आवेश के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आवेश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। तथा सबसे बड़ा मात्रक फैराड है। ठीक है, वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन है। और सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराड है। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होता है, जबकि A1 फैराड में, फैराड को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, 96,500 कूलाम होता है। फैराड आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है और एक फैराड में 96,500 कूलाम होता है। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैद्युत आवेश के जो अन्य मात्रक हैं, आवेश के जो अन्य मात्रक हैं
जिनको हम लोग अक्सर यूज करते हैं। मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पीको कूलाम आदि हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश के जो अन्य मात्रक हैं वो मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पीको कूलाम आदि हैं। देखिए 1 मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होता है। 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होता है। 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होता है और 1 पीको कूलाम में 10⁻12 कूलाम होता है। ठीक है, ये हो गई वैद्युत आवेश से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वैद्युत आवेश से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इनको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। बहुत जरूरी है इन पॉइंट्स को जानना, क्योंकि पूरा जो वैद्युतिकी है वह आवेश से ही संबंधित है। तो इसलिए हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि वैद्युत आवेश के बारे में, इसके मात्रक क्या हैं, इसका सबसे छोटा मात्रक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, वैद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ओके, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु, ठीक है। परमाणु का जो आकार होता है वह लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, बहुत ही सोचिए 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। अब देखिए प्रत्येक जो परमाणु होता है वह 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है प्रत्येक परमाणु। ठीक है, ये 3 मूल कण कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। प्रत्येक परमाणु इन्हीं 3 कणों से मिलकर बना है। ये मूल कण है। ठीक है, किसी भी परमाणु के मूल कण हैं, पदार्थों का भी मूल कण कर सकते हैं। इनको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो आवेश होता है -e होता है, जहाँ e क्या है? मूल आवेश है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका जो द्रव्यमान होता है, साथ साथ हम लोग द्रव्यमान भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह 9.1 × 10⁻31 kg है।
बात करते हैं प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वह प्लस ई के बराबर होता है, जहाँ ई क्या है, मूल आवेश, यानी कि ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका भी जो द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो है वैद्युतीय उदासीन है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ठीक है। इस पर जो आवेश है वो 0 होता है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग इक्वल 1.674 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है और इनका द्रव्यमान कितना होता है, आप ज़रूर याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो परमाणु के भारी कण हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो द्रव्यमान देखिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें हम लोग भारी कण कह सकते हैं। जो परमाणु के भारी कण हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वह परमाणु के अंदर बहुत छोटे, बहुत कम आयतन में स्थित होते हैं और इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। ये जो भाग होता है परमाणु का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। जैसे मैं बना दूं तो यह परमाणु का नाभिक हो गया। इसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर एक बहुत कम छोटे भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। और जो हल्के कण हैं इलेक्ट्रॉन, वह इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हल्के कण, वह नाभिक के चारों ओर अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक का जो आकार है, त्रिज्या लिख दे रहे हैं, नाभिक की जो त्रिज्या है वह 10⁻⁻15 मीटर की कोटिका है, ठीक है। अगर हम नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर की कोटिका है, ठीक है। ये हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स परमाणु से, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, प्रत्येक पदार्थ सामान्यतः विद्युतीय उदासीन होता है, क्योंकि उस पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये पदार्थ है कोई, इस पदार्थ में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जितना इसमें ऋण आवेश होगा उतना ही इसमें क्या हो जाएगा, धन आवेश होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इसमें 10 प्रोटॉन भी होंगे। 10 इलेक्ट्रॉनों का जितना ऋण आवेश होगा उतना ही 10 प्रोटॉनों का धन आवेश होगा। अगर हम लोग ऋण आवेश और धन आवेश को जोड़ें तो इस पदार्थ पर टोटल आवेश 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्रत्येक पदार्थ होता है वह वैद्युतीय उदासीन होता है सामान्यतः, ठीक है। अब देखिए, अगर इस पदार्थ को हम लोग किसी अन्य पदार्थ के साथ घर्षण कराएं, आपस में इन दोनों पदार्थों को रगड़ें, तो क्या होता है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके पदार्थ ए से पदार्थ बी में चले जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाले में गए हैं तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब ओवरऑल अगर इस पर हम लोग बात करें तो प्रोटॉनों का जितना कुल आवेश, धन आवेश होगा, उससे कम इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश होगा। अतः यह जो पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो कुल आवेश होगा वो प्रोटॉनों के
कुल आवेश से अधिक होगा। अगर इन दोनों का हम लोग योग निकालेंगे तो इस पर जो कुल आवेश आएगा वह ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का आवेशित होना उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ये दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। आवेशित इसलिए हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता हो गई है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्याएं बराबर होगी किसी भी पदार्थ में तो वह पदार्थ वैद्युतीय उदासीन होगा। ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋण आवेशित होगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह पदार्थ धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, यही आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता उसका वैद्युत आवेश का परिमाण है। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं तो उस पदार्थ पर n इंटू ई प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर आवेश आ जाता है। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं या n इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं तो उस पदार्थ पर प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर आवेश आ जाता है। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो देखिए, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अगर इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है, तो इस पदार्थ पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या बताता है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, वस्तु का ऋण आवेशित होना बताता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, ओके, यह है वैद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखे हैं किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा वह प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होगा, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, मूल आवेश है। आज पढ़ेंगे मूल आवेश। इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, एक जनरल सा सिंपल सा क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु पर +1 कूलाम आवेश है, यदि किसी वस्तु पर +1 कूलाम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है, क्वेश्चन है। मान लीजिए आवेश है, ये वस्तु है, इस पर +1 कूलाम आवेश है, तो आपको बताना है कि इस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। ठीक है, 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इस वस्तु पर +1 कूलाम धन आवेश है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो देखिए, चूंकि यह वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब ये हुआ इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, अगर ये वस्तु धनावेशित है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो हम लोग याद करेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू होता है n इंटू ई। अब देखिए Q का वैल्यू दे दिया है 1, n का वैल्यू पता करना है और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻
पावर जो -19 है, जब उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6। ये लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इस पदार्थ में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तभी यह वस्तु धनावेशित है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की इस पदार्थ में कमी है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण बहुत बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं आपको इस वीडियो में। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीज़ों को जानने के बाद ही हम लोग एडवांस लेवल की चीज़ें जानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। ओके, देखिए स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, तो आप जानते हैं इस वस्तु में इस वस्तु पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके पास समीप एक हम लोग धन आवेशित वस्तु लाएं, इस वस्तु के पास अगर हम लोग एक कोई धन आवेशित वस्तु लाएं तो यह धन आवेशित वस्तु क्या करेगा, इसके ऋण आवेशों को अपनी तरफ खींच लेगा और धन आवेशों को अपने से दूर ढकेलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ढकेलेगा, चलता है। यहाँ पर देखिए इसमें ऋण आवेश और धन आवेश है, तो ऋण आवेशों को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और धन आवेशों को अपने से दूर कर देगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में आवेशों के पुनर्वितरण को हम लोग स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस घटना को, चूँकि यहाँ पर प्लस माइनस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वितरण था, कुछ और था। ठीक है, बराबर बराबर क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन जैसे ही इसके समीप हम लोग एक धनावेशित वस्तु लाए हैं, एक इसमें जो आवेशों का वितरण हो गया वो बदल गया है। यहाँ पे इसकी तरफ ऋण आवेश, जितने भी ऋण आवेश है सब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं, और जो धन आवेश हैं वो उसकी दूर, उससे प्रतिकर्षित हो गए हैं। यहाँ पर आवेशों का पुनर्वितरण हो गया है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण। ठीक है, स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि किसी भी वस्तु में आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु में आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मज़ा नहीं आ रहा है क्या यार, आएगा, घबराइए नहीं। स्थिर वैद्युत प्रेरण आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, वैद्युत आवेशन की विधियाँ। वैद्युत आवेशन की विधियाँ। वैद्युत आवेशन की विधियाँ, वैद्युत आवेशन की 3 विधियाँ हैं। ठीक है, फर्स्ट है घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा और तीसरा है प्रेरण द्वारा। किसी भी वस्तु को हम लोग 3 विधियों द्वारा आवेशित कर सकते हैं। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा और तीसरा है प्रेरण द्वारा। ठीक है, देखिए घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा मान लीजिए यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। जब इनको आपस में रगड़ा जाता है, आपस में घर्षण कराया जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है,
एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, वह वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। ठीक है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण यह वस्तु क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। और इस वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण यह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जितना इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस विधि द्वारा, घर्षण द्वारा अगर हम लोग आवेशित करते हैं तो जितना आवेश, धन आवेश एक वस्तु पर होगा उतना ही ऋण आवेश दूसरी वस्तु पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर कुल दोनों वस्तुओं का अगर हम लोग कुल आवेश निकालें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए घर्षण द्वारा हम लोग अचालक वस्तुओं को आवेशित करते हैं, अचालक। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ घर्षण द्वारा, आई थिंक देख सकते हैं हम लोग घर्षण द्वारा। देखिए अगर हम लोग सूखे बालों में पेन को ऐसे घर्षण करा करके यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो गया है। ठीक है, इस पेन में जब हम लोग अपने सूखे बालों में ऐसे घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने के कारण इस पेन में क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसको जब हम लोग कागज़ के टुकड़े के पास लाते हैं तो यह कागज़ का टुकड़ा क्या हो जाता है, इसके पास आकर्षित हो जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग और भी कराते हैं, 1 मिनट, बाल नहीं खुला रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ। देखिए ये आकर्षित हो रहा है ना। ठीक है, तो पेन को जब हम लोग सूखे बालों में रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं तो इस पेन में आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ही यह कागज़ के छोटे टुकड़े या घास के तिनकों को आकर्षित कर लेता है। घर्षण द्वारा हम लोग अचालक वस्तुओं को आवेशित करते हैं, और इस विधि द्वारा जो आवेशित वस्तुएं आवेशित होती हैं उनमें आवेश का परिमाण समान होता है, लेकिन जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। अगर इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो अगर इस मार्कर पे धन आवेश उत्पन्न होगा तो इस डस्टर पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और दोनों पे जो आवेश का परिमाण होगा वो समान होगा। नेक्स्ट है चालन द्वारा। चालन द्वारा, चालन द्वारा हम लोग चालक वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वस्तु है जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, यहाँ पर हम लोग एक दूसरी वस्तु लेते हैं जिस पर कितना आवेश है, धन आवेश है। जब इस वस्तु को हम लोग इस वस्तु से संपर्क कराते हैं ऐसे, तो कुछ आवेश इसमें से कुछ आवेश इसमें चले जाते हैं। ठीक है, और दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। अगर इनको टच कराने के बाद हम लोग अलग अलग करें तो एक वस्तु पे, दोनों वस्तुओं पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। चालन द्वारा हम लोग केवल सुचालक वस्तुओं को ही आवेशित कर सकते हैं, और इस विधि द्वारा जो आवेशित वस्तुएं होती हैं दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान परिमाण नहीं, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा हम लोग कैसे आवेशित करते हैं, देखिए यहाँ पर एक वस्तु है जिसको अचालक स्टैंड पे रखा गया है। ठीक है, अगर इसके समीप हम लोग एक धन आवेशित वस्तु लाते हैं तो यह धन आवेशित वस्तु क्या करेगी, इसके ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी और धन आवेशों को अपने से दूर ढकेल देगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इस साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दें, पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, तो इसके जितने भी धन आवेश हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ओके, एक और डायग्राम बना दे रहा हूँ, धन आवेश। ठीक है, इधर ऋण आवेश बचेंगे। धन आवेश, क्योंकि ये ऋण आवेश क्या है, इस धन आवेश की तरफ आकर्षित है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी में नहीं जाएंगे, लेकिन धन आवेशित क्या है, इससे प्रतिकर्षित हो रहे हैं और पृथ्वी में चले जाएंगे। अगर हम लोग इसको अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस पर केवल क्या बचेगा, ऋण आवेश बचेगा, और इस प्रकार से यह वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ठीक है, ते रही आवेशन की विधियाँ, जिसमें हम लोग 3 विधियाँ पढ़े हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ आया होगा।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण। इसमें से पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार आप सभी जानते हैं, पहली बार नहीं होगा, आप पहले से ही जानते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे लैला मैं बना दिया हूँ। लैला है और ये मजनू है। ये लैला है। जो धन आवेश है उसको हम लोग लैला से प्रदर्शित कर दिए हैं और जो ऋण आवेश है उसको मजनू से। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हो गया है कहानी वही पुरानी। आप जानते हैं धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। और ये भी जानते हैं दो धन आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और दो ऋण आवेशों के बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। अगर दो धन आवेश यहाँ पे पास पास रख दिए जाएं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। देखिए प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। दो ऋण आवेशों के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, यानी कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दो मजनू को पास में लाया जाए तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और दो लैला के पास में लाया जाए तो उनके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, ऋण आवेश हो गया और ये धन आवेश हो गया, ठीक है। आकर्षण होगा, इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण, ठीक है। लैला लैला के बीच में समान प्रकृति है तो प्रतिकर्षण, मजनू के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, समान प्रकृति के हैं। लेकिन लैला और मजनू जब पास में आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। ये हो गया आवेश का, वैद्युत आवेश का गुण, फर्स्ट गुण है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड गुण है आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेश का सेकेंड गुण है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, देखिए किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है, आवेशों की योज्यता सेकेंड गुण है। किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है उसमें उपस्थित धनावेश एवं ऋण आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए अगर इस वस्तु का हम लोग कुल आवेश निकालें, देखिए यहाँ पे मान लीजिए धन आवेश है 1 कूलाम -2 कूलाम +3 कूलाम -5 कूलाम +7 कूलाम, ठीक है। यहाँ पर इस वस्तु पे इतने आवेश हैं।
अगर इस आवेश का इस पदार्थ का अगर हम लोग कुल आवेश निकालें तो इसका जो कुल आवेश होगा वह सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है तो इसको हम लोग बीजगणितीय योग के नियम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 1 कूलाम माइनस 5 कूलाम माइनस 2 कूलाम प्लस 7 कूलाम और प्लस 3 कूलाम। हम देखें तो इस पदार्थ पर जो कुल आवेश होगा प्लस 1 कूलाम होगा। ठीक है, -5 -2 -7 कूलाम, -7 कैंसिल हो जाएगा, -7 + 7 कैंसिल हो जाएगा और +3 + 1 कितना हो जाएगा +4 कूलाम। तो इस पदार्थ पे जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा +4 कूलाम होगा। ओके, ये हो गया आवेशों की योज्यता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट गुण है वो ये है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। देखिए कैसे वैद्युत आवेश को हम लोग ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए वैद्युत आवेश संरक्षित कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे दो वस्तुएं हैं और एक दूसरी वस्तु है, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। ठीक है, प्रारंभ में इस पर भी 0 कूलाम आवेश है और इस पर भी कितना है 0 कूलाम आवेश है और इस पर क्यू नेट कितना हो जाएगा 0 कूलाम। लेकिन जब इनको आपस में घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु पे +5 कूलाम आवेश आ जाता है तो दूसरी वस्तु पे -5 कूलाम आवेश आ जाता है। ठीक है, तो घर्षण के बाद अगर हम लोग दोनों का कुल आवेश निकालें तो +5 कूलाम -5 कूलाम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेश क्या है संरक्षित है। घर्षण से पूर्व भी कुल आवेश 0 था और घर्षण के बाद भी क्या है कुल आवेश 0 है। ठीक है, यह आवेश संरक्षण का नियम है। इससे सिद्ध होता है कि आवेश क्या होता है संरक्षित होता है। नेक्स्ट गुण है वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण क्या है समझ लीजिए। वैद्युत आवेश का एक निश्चित न्यूनतम मान है। ठीक है, और उस निश्चित न्यूनतम मान को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में अब तक उससे छोटा आवेश नहीं पाया गया है। ठीक है, इसको हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इस निश्चित वैद्युत आवेश का एक निश्चित न्यूनतम मान है जिसको हम लोग मूल आवेश कहते हैं और इसका जो मान है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इसको हम लोग बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं मूल आवेश। और इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश का मान होगा वह मूल आवेश के मल्टीपल गुणज के रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि Q बराबर ±NE के बराबर होता है, जहाँ N का मान +1 +2 +3 -1 -2 -3 आदि हो सकता है। ठीक है, n का मान हमेशा पूर्णांक होगा 1/2 1/3 10/2 2/3 7/3 इस तरह से नहीं हो सकता है। अब इसका मान सदैव
पुनर्गुणज के रूप में होता है, मूल आवेश के पुनर्गुणज के रूप में होता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत आवेश और द्रव्यमान की तुलना। वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। आज की वीडियो में बस केवल ये थ्योरी टाइप की चीज़ें पढ़ाई गई हैं, लेकिन बहुत जो भी पढ़ाए गए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आवेश के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत आवेश और द्रव्यमान की तुलना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वैद्युत आवेश, एक टेबल बना दे रहे हैं, वैद्युत आवेश 2 कॉलम बना दे रहे हैं, और दूसरे वाले कॉलम में हम लोग द्रव्यमान लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है वैद्युत आवेश व्युत्पन्न राशि है। ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान एक मूल राशि है, मूल भौतिक राशि है। दूसरा देखिए, आवेश का जो मान होता है उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी कि जितना विरामावस्था में आवेश का मान होगा उतना ही मान गति अवस्था में भी होगा, लेकिन जबकि द्रव्यमान जो होता है वो चाल पर निर्भर करता है। यम बराबर होता है m0/√1 माइनस v²/c²। ठीक है, यम क्या है, गतिक द्रव्यमान, और जो m0 है वो विराम द्रव्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आवेश, अब ये पढ़े हैं आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश क्या है, संरक्षित है। जबकि द्रव्यमान जो है संरक्षित नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। द्रव्यमान को हम लोग ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो संरक्षित नहीं होता है। ओके, फोर्थ है जो आवेश होता है वो सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। ठीक है, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, जबकि इसका विपरीत सत्य नहीं है। आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत है। द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं है, क्वांटीकृत नहीं है। द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं है, जबकि आवेश क्या है, क्वांटीकृत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हमने ज्ञात किया, मतलब पढ़ा है, और वैद्युत आवेश के गुणों का अध्ययन किया है। ठीक है, वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, ESU मात्रक क्या है, CGS मात्रक क्या है, साई मात्रक क्या है, ये किस प्रकार की राशि है। ठीक है, वैद्युत आवेश हम लोग कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कशन किया आज के वीडियो में। ठीक है, आज का वीडियो पूरी तरह से थियोरेटिकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसका मान कितना होता है, अर्थात कूलाम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, लैला मजनू की कहानी आगे चलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।
आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।